नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग पर। लॉरेंस कोहलबर्ग की अगर चर्चा करें तो इनका सिद्धांत जो कहलाता है नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। अच्छा, अगर हम पेपर की बात कर लें तो इनके सिद्धांत से दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन हमेशा से आए हुए हैं। कभी दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी साथी पीआरटी या फिर आप जूनियर से जुड़े होंगे, पेपर 1 या पेपर 2 से जुड़े होंगे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हम सभी सीखेंगे इनके सिद्धांत को, और कहीं ना कहीं नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाओं पर चर्चा की जाती है। जो पूर्व परंपरागत अवस्था है, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था, ये 3 अवस्थाओं पर हम सभी बात कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रश्नों की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे इनके सिद्धांत में क्या कहा गया है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ आपकी इनके थ्योरी की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो सभी साथी एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। एक एक चीज़ों को बारीकियों के साथ देखने की कोशिश करेंगे क्या इसमें से महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सभी का टारगेट है कि टारगेट 30 में 30 मतलब 30 प्रश्न आपसे भी पूछे जाते हैं और 30 नंबर का होता भी है। तो टारगेट रहता है कि हम सभी आज पूरे से पूरे नंबर कवर करने की कोशिश करें। और एक बार थोड़ा सा जी आप लोग को सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। और सबसे पहले हम इनके परिचय की बात करते हैं। परिचय की बात करते हैं तो लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका जो नाम है, इनका पूरा नाम हेनरी लॉरेंस कोहलबर्ग है। और यह कहाँ के निवासी थे? इनका निवासी अगर बात किया जाए तो जर्मन के क्या जन्म हुआ था इनका, और निवास कहाँ करते थे? या अमेरिका में निवास करते थे। तो इसीलिए इनको बोला जाता है जर्मन अमेरिकन। क्या बोला जाता है भाई? जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। तो जर्मनी में इनका जन्म, अमेरिका में रहते थे, इसलिए जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक बोले जाते हैं। साथ ही साथ इनके सिद्धांत के नाम की बात करें तो सिद्धांत के नाम आपको पता ही है, नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। यह भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ ही साथ सिद्धांत का आधार अगर पूछा जाए तो इनका सिद्धांत का आधार 11 नैतिक कहानियां थी। सिद्धांत का आधार क्या थी? 11 नैतिक कहानियां, और जिसमें से 20 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद इन्होंने या 11 नैतिक कहानियों के माध्यम से इन्होंने नैतिक आधार बनाया था नैतिक विकास के सिद्धांत को बताने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने अपने सिद्धांत को निकालने में 20 वर्ष लगाए हुए थे। और अगर प्रयोग की बात करें तो इनका जो महत्वपूर्ण जो कहानी था वह कहानी था, जो 11 नैतिक कहानियां थी ना, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध नैतिक कहानियां था वह हाइजन का था। हाइजन जिसे हम बोलते हैं हिंज की, और हिंज की जो दुविधा की कहानी थी, जिसमें कैंसर की बीमारी से उनकी बीवी पीड़ित होती है, वाइफ, और उस पर कहानी आधारित है, और उस कहानी को आधार बनाकर इन्होंने अपना सिद्धांत निकाला था। तो जो इनका मेन रूल था वह 11 नैतिक कहानियों में से एक नैतिक कहानियों को इन्होंने चुना, और 20 वर्षों के अध्ययन करने के बाद इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया था, बोला जाता है। चलेंगे हम सभी एक ही पार्ट को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बुक की बात करें, अभी हम आपको बताएंगे इनका कहानी का आधार क्या था। पहले हम बुक की अगर हम चर्चा कर लें इनके, तो बुक इनका जो है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप दोनों ध्यान दीजिएगा। और बुक और भी है द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यह भी बुक बहुत महत्वपूर्ण है। द मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलेंगे हम सभी कोहलबर्ग के प्रयोग की चर्चा करें। प्रयोग कैसे कैसे इन्होंने किया था। बुक को चर्चा आपने देखा कि बुक आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी ऑनलाइन पे जाकर के सर्च करके पढ़ सकते हैं। चलिएगा, कोहलबर्ग का प्रयोग जैसे 10 से 16 वर्ष तक इन्होंने प्रयोग किया। बहुत पूछा जाता है कि इन्होंने जो बच्चों पर अध्ययन किया था वह कितने साल के बच्चे थे? तो आप कहिएगा 10 से 16 वर्ष के बच्चे थे। कितने? 10 से 16 वर्ष। और अगर हम चर्चा करें तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास जो बोला जाता है वह सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? नैतिक दुविधा का परिणाम होता है, जिसका एक वाक्य नैतिक तर्कना है। देखिए, इनके द्वारा कहा गया कि हम नैतिक दुविधा में फंसते हैं और नैतिक तर्क के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो नैतिक दुविधा है, नैतिक दुविधा में सब लोग फंसते हैं। पर डे हम किसी न किसी दुविधा में फंसते हैं और कोई न कोई तर्क लगाकर उस नैतिक दुविधा से बाहर आने की कोशिश करते हैं, जिसे नैतिक तर्कना बोला जाता है। तो इनकी कहानी पर अगर हम चर्चा करें तो इनका कहानी था कि हिंज नामक एक व्यक्ति था, उनकी वाइफ जो है कैंसर नामक रोग से पीड़ित थी, और डॉक्टर के पास लेके जाता है हिंज, और डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर बताते हैं कि भाई देखने के बाद बोलते हैं कि आपकी वाइफ जो है कैंसर से पीड़ित है, इन्हें इलाज कराने की ज़रूरत है। तो हिंज कहता है ठीक है सर, आप दवा कर दीजिए। लेकिन दवा का दाम सुनकर वह चौंक जाता है। दवा महंगी होती है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि जैसे आपको पता भी होगा कैंसर नामक अगर बीमारी है तो उसका कहीं ना कहीं जो दवा भी महंगी आएगी। तो इसलिए वह दवा महंगी थी और वह घबरा जाता है कि कैसे मैं दवा कराऊंगा। इसलिए वह एक प्लान बनाता है कि भाई चोरी करके उस दवा को हम खिला देंगे
तो मेरी वाइफ बच जाएगी। इसलिए क्या होता है कि वह डॉक्टर कहते हैं कि भाई दवाई का इंतजाम कीजिए, उसके पास पैसे होता नहीं है, तो आदमी जब पैसे नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा, या फिर वह चोरी करेगा, या फिर वह पैसे का इंतजाम कर सकता है, या कई तरीके से अपने हिसाब से नज़रिए सोचने का तरीका है, उस हिसाब से उसने अपना दिमाग लगाया कि मुझे चोरी करना चाहिए। और चोरी करता है, फार्मेसी की दुकान होती है उसमें जा करके अपना चोरी करता है। और चोरी करने के बाद अच्छा जब चोरी कर लेगा तो महंगी दवा की कोई चोरी हो तो फिर कोई ना कोई FIR या पुलिस के पास जाएगा तो जरूर जाएगा। इसलिए उसने डॉक्टर ने भी कार्रवाई किया, और फिर कार्रवाई करने के बाद यह कहानी जो है 10 से 16 वर्ष के बच्चों को सुनाया जाता है। सुनाते हैं 10 से 16 वर्ष के बच्चे बैठे होते हैं, और ऐसी कहानियाँ पूरी सभी बच्चे को सुनाया जाता है। और कि हिंज नामक एक व्यक्ति है, ऐसी पीड़ित थी उनकी वाइफ, और डॉक्टर को ऐसा कहा है, क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, तो कई तरीके से उसे कहानियाँ बच्चों को सुना दिया जाता है हिंज के द्वारा, कोहलबर के द्वारा। जब कोहलबर के द्वारा कहानियों को सुनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने अपने राय देना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो है चोरी करना चाहिए था, क्यों? क्योंकि चोरी बस इस वजह से क्योंकि उसके बाद बेचारे के पास पैसे नहीं था, और ऐसा करके बाद अपने वाइफ को बचा लिया तो अच्छा काम किया। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर चोरी नहीं करना चाहिए था, क्यों? क्योंकि उसने दवा खरीदा था, और दवा खरीदने का दाम उसके दे करके देना चाहिए था, तब दवा करवानी चाहिए था। तो कुछ बच्चे इस आधार पर, कुछ बच्चे कहें सर ठीक है चोरी किया तो या फिर उसका रास्ता ढूंढ लिया होगा कि चोरी करने का, और उस दवा को ले जाकर बेच दिया हो। भाई अपने वाइफ से उसको लगाव ना हो, प्रेम मोहब्बत ना हो, और उसका सिर्फ बहाना लगा करके वह जो है दवा चोरी करके दवा बेच भी सकता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हिंज जो था, हिंज की एक कहानियों को आधारित जो कोहलबर ने कहानियाँ सुनाया था, तो बच्चे तमाम तरीके से अपने राय देते हैं। अच्छा, तमाम तरीके से जब राय देते हैं तो कोहलबर चौंक जाते हैं, कहते हैं भाई बच्चे में क्या रीजन है जो बच्चा अलग अलग अपना डिसीजन सुना रहा है, निर्णय दे रहा है कि भाई किसी को चोरी करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। इसका आधार क्या है, और इसी कहानी का आधार बना करके उन्होंने यह नैतिक विकास का सिद्धांत निकाला। नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्थाओं पर बांट दिया नैतिक विकास सिद्धांत को, जिसमें से एक तो उन्होंने कहा कि भाई साहब पूर्व परंपरागत अवस्था रखा, दूसरे को नाम रखा परंपरागत अवस्था, और तीसरे को रख दिया उसका नाम था उत्तर परंपरागत अवस्था। एज भी डिफाइन कर दिया कि भाई सबसे पहले उन्होंने रखा 3 से 10 वर्ष, और 10 से 13 वर्ष, और 13 से 16 वर्ष, यह उन्होंने डिसाइड कर दिया है। तो आगे हम पहले बात तो यह देखेंगे, यह आपको पता चल गया होगा 10 से 16 वर्ष के बच्चे थे, और साथ ही साथ यार उन्होंने कहा कि जो बच्चे का विकास होता है, कोहलबर ने बताया कि जो नैतिक विकास होता है ना, वह सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि नैतिक दुविधा का परिणाम होता है, और कहीं ना कहीं वह एक उसका भाग नैतिक तड़कड़ा है। जैसे उन्होंने अपने सिद्धांत में 2 तत्व दिए हैं, नैतिक दुविधा और नैतिक तड़कड़ा। तो सभी कहते हैं कि पहले हम नैतिक दुविधा में पढ़ते हैं, तर्क के माध्यम से उस दुविधा से बाहर आते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा कि अभी दिन भर में कोई ना कोई आप तमाम तरीके से हमेशा दिन भर, चाहे हम हो चाहे आप हैं, कोई ना कोई दुविधा में फंसते हैं, और कोई ना कोई तर्क निकाल के उससे बाहर आते हैं। और इसी प्रकार से वह भी बच्चा या फिर आप जो सभी बच्चे अपने नैतिक दुविधा में फंसे और अपने तर्क के माध्यम से बाहर निकले, डिसीजन सुनाए कोहलबर को। उसी प्रकार के सिद्धांत की अगर बात करें, सिद्धांत के स्तर की बात की जाए तो 3 स्तर है। पूर्व नैतिक स्तर जिसका एज था 3 से 10 वर्ष, नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष, और पश्च नैतिक अवस्था 13 से 16 वर्ष। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 3 स्तर थे, और तीनों स्तर में 2-2 उप स्तर थे। और इसे भी देखेंगे, जैसे सिद्धांत की अवस्थाओं में उप स्तर की बात करें, प्रत्येक 3 अवस्थरों में 2-2 क्या थी, अवस्थाएं थी, अर्थात टोटल मिलाकर के 6 उप स्तर या 6 अवस्थाओं पर हम बात कर लेते हैं, सब स्टेज, या इसे हम 6 अवस्थाओं पर चर्चा किए थे। चलेंगे अब एक एक करके एक बातों को समझने वाले हैं। आपके सामने कुछ बात तो जानकारी मिल ही रही होगी। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पहला इनका स्तर कहलाता है, पहला स्तर जिसका नाम है पूर्व नैतिक स्तर, या पूर्व परंपरागत अवस्था, या पूर्व रूढ़िगत अवस्था, या पूर्व औपचारिक अवस्था। ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो इसको हम जिसे बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, 3 से 10 वर्ष। तो अलग अलग नाम है, ये अलग अलग नाम आपको दिमाग में रखना है। कभी कभी कुछ पूछता है, कभी कुछ लगा के पूछता है, तो इससे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आपका नाम से पकड़ सकते हैं। जैसे नैतिक है, नैतिक अवस्था से पहले की अवस्था,
या परंपरागत अवस्था की पहले की अवस्था, रूढ़िवाद अवस्था से पहले की अवस्था, या पूर्व औपचारिक अवस्था की पहले की अवस्था, 3 से 10 वर्ष ऐसे उन्होंने रखा। इस अवस्था में कहा कि इस स्तर में कहा इस स्तर में नैतिक तड़कड़ा एक दूसरे के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। और बहुत बार पूछा गया है कि कोहलबर्ग के किस स्तर में कोहलबर्ग के किस स्तर में नैतिकता एकदम शून्य होती है, बाहर से आती है, तो आप कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर में आती है, जिसे पूर्व नैतिक अवस्था भी बोलते हैं। और इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे तो पहले स्तर के बारे में तो मैंने समझा कि पहला स्तर बोला जाता है जो आपके सामने लिखा गया है, इसमें नैतिकता शून्य होती है, नैतिकता का अभाव होता है, दूसरे के माध्यम से निर्णय लेता है। तो बच्चा 2 तरीके से इसमें निर्णय लेगा। एक तो लेगा दंड और आज्ञा पालन के आधार पर, जिसे बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, या इसे बोलेंगे दंड एवं आज्ञाकारिता अवस्था, जिसे बोला जाता है पनिशमेंट या ओबीडियंस स्टेज। या इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें उन्होंने कहा कि नैतिकता कैसे होगी, दंड और आज्ञा के पर आधारित होती है। कैसे होती है नैतिकता, कैसे होगी, दंड एवं आज्ञा पर आधारित होगी। और इसमें एग्जाम्पल की अगर हम चर्चा करें, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं गलती करने पर दंड मिलेगा और आज्ञा का पालन करने पर पुरस्कार जैसी सोच होती है। चलिएगा हम समझाते हैं आपको। जब बच्चा 3 से 10 वर्ष का बच्चा होता है तो 2 तरीके से निर्णय लेगा, एक दंड और आज्ञा के आधार पर, एक बच्चा किसके आधार पर, यांत्रिक सापेक्षता के आधार पर। अभी हम उसको बात करेंगे। तो सबसे पहले उनको दंड और आज्ञा का आधार मतलब माना कि बच्चा जो निर्णय लेता है वह दंड के आधार पर लेगा या फिर आपके आज्ञा के आधार पर। उससे डर लगेगा, दंड के आधार पर कोई कहे कि पीट देंगे, मार देंगे, तो फिर निर्णय लेगा बच्चा उसको सोच करके, या फिर आप कहेंगे तो बच्चा निर्णय लेगा। ठीक है, इस आधार पर बच्चा निर्णय लेता है। जैसे बात किया जाए, जैसे बच्चा छोटा होगा, 3 से 10 साल का बच्चा होता है, घर में आम आया या कोई भी सामान आया तो बच्चा सब लेके बैठ जाएगा और आपको या आपके अपने जो उसका छोटा भाई है उसको नहीं देगा, अपनी सिस्टर को नहीं देता या मम्मी पापा को नहीं देगा। तो पापा जी क्या करते हैं, कहते यही तो है कि बेटा दे दो, पहले समझाएंगे बेटा दे दो और नहीं तो अभी मामला बिगड़ जाएगा। तो पहले बच्चा तो नहीं देगा, लेकिन जब डांटेंगे या फिर आज्ञा देंगे तो दे सकता है। तो बच्चा किस आधार पर नहीं अपने स्व विवेक के आधार पर नहीं लेता है, वह दंड और आज्ञा के आधार पर लेता है, इसीलिए बोला जाता है। नेक्स्ट आगे चलिएगा, यांत्रिक सापेक्षता। यांत्रिक और सापेक्षता की अवस्था या साधन सहायक अपेक्षित निर्धारण अवस्था या साधनात्मक अपेक्षवादी अवस्था या अहम केंद्रित अवस्था। ये सभी नाम आपको दिमाग में रखना है। सभी एक ही नाम है, सभी क्या एक ही नाम है, जिसे बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज स्टेज। इस अवस्था में जैसा को तैसा बोला जाता है। जैसा को तैसा अवस्था क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप हमारे लिए तो हम आपके लिए हैं, नहीं तो आप हमारे लिए नहीं, हम आपके लिए नहीं। जैसे बच्चा जब 3 से 10 वर्ष के आधार पर एक तो दंड और आज्ञा के आधार पर लेगा, दूसरा किसके आधार पर लेगा, वह लेगा भैया यांत्रिक सापेक्षता आम केंद्रिता के आधार पर। जैसे आप बच्चा होगा ना, छोटा बच्चा रहेगा तो आप कहेंगे बेटा 1 गिलास पानी लेके आओ, तो कहेगा उसके बदले मुझे क्या दोगे आप, तो वह क्या करेगा, आप हमारे लिए रहेंगे तो हम आपके लिए रहेंगे। जब आप कह दोगे कि नहीं भाई 2 रुपये ले लेना, 5 रुपये ले लेना, 10 रुपये ले लेना, तो बच्चा क्या करेगा, दौड़ के जाएगा, दौड़ के ले आएगा पानी को। तो इसलिए आप देखते हैं कि वह जैसा को तैसा भी बोला जाता है और इसीलिए अहम केंद्रिता अवस्था बोला जाता है। तो बच्चा 2 आधार पर आप ध्यान दीजिएगा, दंड और आज्ञा के आधार पर और अहम केंद्रिता के आधार पर। नेक्स्ट स्तर की हम बात करेंगे, द्वितीय स्तर। जैसे पहले स्तर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जिसे पूर्व नैतिक अवस्था बोला जाता है, जिसमें नैतिकता का अभाव होता है। दूसरा स्तर है द्वितीय स्तर की बात किया जाए, जिसे नैतिक स्तर बोला जाता है, या इसे हम परंपरागत स्तर बोलते हैं, या इसे रूढ़िगत स्तर बोलते हैं, या औपचारिक स्तर बोलते हैं, या कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है। 10 से 13 वर्ष बोला जाता है। इस अवस्था में नैतिकता क्या होती है, नैतिकता परंपरागत होती है, मतलब जो परंपरा चली आ रही है ना उसी रूढ़िगत होती है, मतलब परंपरागत जो रूढ़िगत है उसी पर चले आ रही पैटर्न होगा। कुछ इसमें नया और सुधार करने की जरूरत नहीं होगा। जब बच्चा 10 से 13 वर्ष का एज होता है तो बच्चा पैटर्न को फॉलो करता है, जो उसके समाज में घटनाएं घट रही हैं उसी के आधार पर निर्णय लेगा। न अपना दिमाग लगाएगा, न दूसरे का दिमाग लगाएगा समाज का। तो समाज के हिसाब से या दूसरे की जो समाज में चल रहा अच्छाइयाँ उसके आधार पर, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन समाज के आधार पर बच्चा लगाएगा जो उसकी रूढ़िगत बातें चली आ रही हैं। जिसमें बच्चे की बात करें तो पहली और इसमें 2 तरीके से बच्चे निर्णय लेता है। जैसे आपको द्वितीय स्तर हो गया, जिसे परंपरागत स्तर बोला जाता है, नैतिकता के आधार पर निर्णय लेगा। और नैतिकता का आधार 2 तरीके का बनाता है। जैसे एक तो बनाएगा अंतर वैयक्तिक सामंजस्य अवस्था, या ऐसे सुनहरी नियम अवस्था बोलते हैं, या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था, या प्रशंसा की अवस्था, या इसे बोलते हैं भाई साहब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेज, या नैतिकता प्रशंसात्मक कार्यों पर आधारित होती है।
तो इसमें बच्चा किस आधार पर लेगा, जब बच्चा 10 से 13 वर्ष का होगा तो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, जिसे बोलते हैं गुड बॉय गुड गर्ल। आपको दिख भी रहा होगा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के हिसाब पर गुड बॉय गुड गर्ल अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, मतलब मुझे हमको सभी अच्छा बोले। इसलिए बोला जाता है कि बच्चा प्रशंसात्मक कार्यों पर आधारित होगा। जो बच्चा निर्णय लेगा कि कोई ना कोई मेरी प्रशंसा करे और ऐसा निर्णय ले जो हमारी प्रशंसा हो, इस आधार पर निर्णय लेता है। और इसे ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलिएगा। जो आपका दूसरे की बात किया जाए, दूसरा आपके सामने है, तो पहला अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल, जिसे अलग अलग नियम से पूछा जाता है। सुनारी नियम अवस्था, कभी कभी अच्छा लड़का अच्छी लड़की दे देगा, कभी प्रशंसा की अवस्था देगा, फिर अंतर व्यक्तिक दे देगा। तो इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा बच्चा सत्ता और सामाजिक अवस्था के आधार पर लेगा, या सामाजिक निर्धारण या स्व पहचान की अवस्था पर, या सामाजिक व्यवस्था उन्मुखता के आधार पर। सामाजिक व्यवस्था उन्मुखता का मतलब होगा बच्चा किसी भी हालत में कानून को बिगाड़ेगा नहीं, बच्चा जो कानून बना उसी के आधार पर लेगा निर्णय। तो यहाँ पर लिखा गया भी होगा नैतिकता कानून और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होगा। तो बच्चा जब भी निर्णय लेगा वह कानून के आधार पर लेगा, जैसा कानून होगा वैसे पे आधार लेगा। चाहे वह या भी ले सकता है सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, जो समाज में व्यवस्था बनाई गई उस आधार पर निर्णय लेगा। और अपना कुछ नया नहीं ढूंढेगा कि भैया हम अलग कर दे, ऐसा नहीं। जब भी देगा तो समाज के हिसाब से या फिर आपके कानून के हिसाब से निर्णय लेगा। और वह आप उसके दिमाग होता है कि द्वितीय स्तर में दो तरीके से निर्णय, उसका हमेशा से दिमाग होगा अपने आप को अच्छा दिखाना, अपने आप को अच्छा दिखाना। जो समाज में अच्छाइयाँ, उस पर समाज में अच्छाइयाँ हो चाहे बुराइयाँ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन समाज में जो पहला हुआ है, जो रूढ़िगत बातें हैं, उसके आधार पर निर्णय लेगा। ठीक है, प्रश्न आगे हम चलेंगे। तीसरे स्तर की बात करें, तीसरा स्तर बोला जाता है जिसे हम बोलते हैं पश्च नैतिक स्तर। और इसका एज तो मैंने आपको बताया था 13 से 16 वर्ष है। पश्च नैतिक स्तर, या इसे बोलते हैं पश्च औपचारिक स्तर, या पश्च रूढ़िगत स्तर, या पश्च परंपरागत स्तर, जिसे बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। 13 से ऊपर या 13 से 16 वर्ष भी बोल सकते हैं। इस स्तर में नैतिकता परंपरा से ऊपर होती है, मतलब परंपरा को फॉलो नहीं करेगा बच्चा। अच्छा, परंपरा को फॉलो नहीं करेगा, जो करेगा ना वो अपने हिसाब से करेगा, जैसे उसको लगेगा सही लगेगा उस आधार पर निर्णय लेगा। अच्छा, इसमें भी दो तरीके से बच्चा निर्णय लेगा 13 से 16 वर्ष में। एक तो देखेगा कि समाज को भी फॉलो करेगा और सबको खुश करते हुए निर्णय लेगा। एक तो बच्चा इस तरीके का होता है, और एक बच्चा इस तरीका का भी होता है कि भाई दुनिया जाए भाड़ में, अगर हम अपना सही निर्णय ले रहे हैं, बात हमसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो बहुत से लड़के यह भी देखते हैं कि हम अपने निर्णय तो सुनाएंगे, लेकिन वह समाज को ध्यान में रखते हुए सुनाएंगे। ठीक है, और एक तो बच्चा निर्णय लेता है कि भाई दुनिया से हमसे क्या लेना देना, हम अपना देखें, दुनिया जाए भाड़ में, हमसे क्या मतलब है। तो जब बच्चा पहली स्तर पे लेगा, तीसरे का पहला बोला जाता है, उसे बोला जाता है सामाजिक अनुबंध। क्या बोला जाता है? सामाजिक अनुबंधन या कानूनी उन्मुखी, या इसे बोला जाता है सामाजिक ठेका व्यवस्था या सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। तो इसे हम कह सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जिसे हम बोलते हैं भाई साहब सामाजिक ठेका अवस्था, एक तरीके से सामाजिक अनुबंध बोला जाता है। जब बच्चा इसमें रहेगा, इस अवस्था में व्यक्ति समाज के बंधन में रहते हुए भी बंधन से ऊपर नैतिकता का कार्य करने का प्रयास करता है। मतलब यह भी सोचतेगा समाज में भी रहे और समाज से ऊपर उठकर भी काम कर ले। जैसे आप देखते होंगे, एक कहानी है, एक आपके समाज में घट रही होगी। जैसे बहुत से लड़के हैं, अब आपका प्रचलन हो गया, पहले होता था कि भाई अरेंज मैरिज होता था। तो पहले जैसे घर वाले जो भी शादी करवा देते थे वैसे लोग कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, एक नया पैटर्न चल गया है, लव मैरिज। और यह मैरिज जो है, तो बच्चा कोई भी लड़की या लड़का जो अपना सोचता है कि भाई मुझे शादी करना चाहिए लव मैरिज से, तो दो तरीके से सोचने वाले इस समाज में हैं। एक तो सोचते हैं कि भाई मम्मी, जो मेरे घर के मम्मी पापा हैं, या फिर जो मेरे घर के रिलेशन के हैं, वो भी खुश रहें और मैं हमारा और इनका शादी भी हो जाए। यह भी सोचने वाले बच्चे हैं कि भाई सबको खुश करते हुए हम अपना लव मैरिज वाली जो शादी है इसको कर लें। और कुछ बच्चे इसमें भी हैं, कुछ बच्चे इसी तरीके से भी सोचते हैं, यार सब खुश हो जाएंगे, बाद में खुश हो जाएंगे, पहले तो हम सब खुश रहें। तो इसलिए क्या होगा कि भाड़ में जाए, चाहे सब हमसे क्या लेना देना, पहले हम अपना कर लें, चाहे खुश रहें चाहे मत खुश रहें। तो दो तरीके से निर्णय लेने वाले होंगे। जब सबको रखते हुए, सबको खुश रखते हुए हम निर्णय लें, तो वह क्या बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं सामाजिक अनुबंधन। उसको एक तरीके से समाज में रहते हुए भी हम समाज से ऊपर उठ के काम करें। तो समाज के ऊपर उठकर काम करना लव मैरिज है कि नहीं है? एकदम है भाई। जो हमारी परंपरा चली आ रही है वो अरेंज मैरिज को भी फॉलो कर रहा है। तो अरेंज मैरिज, तो जब आपको अरेंज मैरिज करेगा तो फिर आप दूसरी अवस्था में जाएंगे, इस तरह में जाएंगे। लेकिन आप समाज से ऊपर उठ भी रहे हैं, साथ ही साथ आप सबको लेके भी चल रहे हैं। लेकिन जब आप सार्वभौमिकता मानने जाएंगे तो आप यह नहीं देखेंगे कि क्या समाज कहेगा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, अपना हम देखेंगे।
तो इसमें करा कि शारीरिक नीति परक की अवस्था या सार्वभौमिक नैतिक नियम अवस्था या सार्वभौमिक परक अवस्था बोला जाता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं, इस अवस्था में व्यक्ति अपने बातों को स्वतः सत्य मानता है। स्वतः क्या मानता है? सत्य मानता है। जो हम करेंगे वही सच है, दुनिया हम चाहे जो कहे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कह रहा है इस अवस्था में व्यक्ति संसार के जो करा संसार के नीतिपरक बातों पर आधारित होकर के नैतिक बात करता है। तो आप अपने आप को वो अच्छा दिखाने की कोशिश करें, अपने आप को क्या करेगा कि भाई हम ही सब कुछ सही है, जो हम निर्णय लेंगे वह ठीक है। तो अब इनकी आलोचना भी होती है। तो पहले एक बार फिर से हम थोड़ा आपको नॉलेज दे दें, जानकारी दे दें कि इसमें हम क्या क्या पढ़े हैं। इसमें हम सभी पढ़े कि भाई साहब 3 अवस्थाओं पर बात हुई थी, 3 स्तर पर बात हुई थी। हर स्तर जो हर स्टेज में जो दो उप स्तर थे, सब स्टेज थे जो आपको समझाया गया। तो पहले का मैंने आपको बताया था दंड और आज्ञा के आधार पर, दूसरा दंड आप केंद्रिता के आधार पर, और हम बात करें दूसरे का पहले की बात करेंगे तो गुड बॉय गुड गर्ल, और दूसरे की बात करेंगे तो हम जानते हैं उसे जिसे बोला जाता है कानूनी व्यवस्था, और तीसरे की बात करें तीसरे की पहली अवस्था सामाजिक अनुबंधन बोला जाता है, और कहीं ना कहीं जो तीसरे का दूसरा बोला जाता है उसे सार्वभौमिक नैतिकता अवस्था बोला जाता है। ये आपको पता होगा। तो इस तरीके से हम बात करें तो इनके सिद्धांत का आलोचना भी होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई भी सिद्धांत निकालता है ना, उसको आलोचना करने वाले पीछे लगे होते हैं। तो इसी प्रकार से आलोचना करने वाले भी कोहलबर्ग के पीछे लग गए कि भाई साहब इनका सिद्धांत एकदम गलत है। इनका सिद्धांत बोला गया, कहा गया मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कहा गया कि इनका सिद्धांत जो था वह यूरोपीय प्रधान देश पर लागू होता है, यूरोपीय कंट्री पर लागू होता है। यह पूरे कंट्री पर सभी पूरे विश्व पे सभी देशों पर लागू नहीं होता है। जैसे यूरोप के लोग हैं वो सभी इस तरीके से सोचते हैं, पूरे एशिया के हैं या अफ्रीका के हैं, ये सभी इस तरीके से नहीं सोचते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले व्यक्ति आते हैं कैरोल गिनगर, और पूछा भी गया है कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था उसमें बात किया जाए तो किसने विरोध किया था, सबसे पहले आलोचना किसने किया था? तो कैरोल गिनगर ने किया था। और अभी बात कर ले 2021 की अगर बात करें 2024 में जो जनवरी में हुआ 21 जनवरी को, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किसने विरोध किया था कोहलबर्ग का, तो कैरोल गिनगर आया भी था। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे जूनियर के पेपर में तो आया भी है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। कैरोल गिनगर ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना सर्वप्रथम की है, सबसे पहले की। उन्होंने कहा कि इनका सिद्धांत पुरुषवादी सिद्धांत है, महिलाओं पर लागू नहीं होता है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा भी पूछा, उन्होंने कहा कि ये पुरुषवादी सिद्धांत है, पुरुष ऐसा निर्णय लेते हैं, महिलाएं इस प्रकार से निर्णय नहीं लेती हैं। ये महिलाओं का जो निर्णय लेने का आधार है वह ममता के आधार पर लेती हैं, और जो पुरुष हैं वह न्याय के आधार पर लेते हैं। यह भी उन्होंने कहा कैरोल गिनगर ने। उन्होंने कहा कि नैतिक विकास का सिद्धांत कल्पना और यूरोपीय प्रधान सिद्धांत है, संस्कृति पर आधारित नहीं है। ये सिर्फ किस पर? उन्होंने कहा कि कैरोल गिनगर ने कोहलबर्ग के सिद्धांत को कहा कि ये जो इनका सिद्धांत है कल्पना पर है या यूरोपीय प्रधान देशों पर लागू होता है, ना कि ये संस्कृति पर कल्चर पर लागू नहीं होता है। ये सिद्धांत एकदम गलत है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। अच्छा, तो इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, किसने विरोध किया था और किस बात को फॉलो किया था। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, या तो आपका सिद्धांत यहीं पर एंड होगा, और इन्फॉर्मेशन यह है भाई कि इन्फॉर्मेशन की बात किया जाए तो आप सभी हिस्ट्री 91 के टेस्ट से जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो टेस्ट देना जरूरी है, और मेरा जो ये हिस्ट्री 91 आपका संस्थान है, क्योंकि आप सभी ने इसको बनाया है, और इस आप सभी के जो है स्नेह और प्यार पर जो है हम सभी ने हिस्ट्री 91 के एक टेस्ट के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें से बात किया जाए हिस्ट्री 91 प्रो। वैसे भी आप जो क्लास देख रहे होंगे हिस्ट्री 91 पे देख रहे हैं, और हिस्ट्री 91 प्रो के नाम से आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करके वहां पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी जुड़ सकते हैं हिस्ट्री 91 pro.com पर, गूगल पर सर्च करके, तो आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। यहाँ पर अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने होगा। अब हम एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको सिद्धांत समझा दिया गया है। सिद्धांत आपको समझ लिए होंगे। नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक तड़कड़ा क्या है, नैतिक दुविधा में हम फंसते हैं, नैतिक तर्क के माध्यम से बाहर निकलते हैं। इनका जो प्रयोग किया था इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर किया था। 3 अवस्थाओं में इन्होंने अपने स्तर पर इन्होंने सिद्धांत दिया था। हर स्तर में 2-2 उपस्तर थे। ये सभी आपको अच्छे से समझ गए होंगे। जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत, ये सभी एकदम अच्छे से पूरे परिपक्व तरीके से आपने सीखा होगा। अब हम एक एक करके क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आता है। अच्छा, जब इनके बहुत से साथी हैं जो इनके सिद्धांत को समझ गए होंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, सबके सब समझ गए होंगे, लेकिन आप क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आप फंस जाएंगे। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, नूर विद्यालय में
अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई, या कहते हुए तान्या से कि उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच साझा मेरे साथ करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ लंच साझा किया था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिन्यास किस प्रारूप की अवस्था को दर्शाता है? आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत, या कानून एवं व्यवस्था या पश्च परंपरागत। तो इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा? अच्छा प्रश्न है। देखिए, नूर कोई बच्ची है, वह कहती है किससे? नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल जाती है और तान्या से कहती है, तान्या सुन लो कि कहा कि तान्या सुन लो कि आपने कल मैंने आपको लंच बॉक्स शेयर किया था क्योंकि आज लंच बॉक्स मैं भूल गई हूँ, तुम्हें मेरे साथ शेयर करना चाहिए। तो ऐसा कोई थोड़ी ना बात है कि लंच बॉक्स आपने अगर नहीं मैंने शेयर किया, मैं आपके साथ शेयर किया था तो भी आप शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि एक किस पैटर्न में चल रहा है इसको ध्यान दीजिए। हो सकता है वो लंच बॉक्स कहे हम ना शेयर करेंगे भाई, तो लेकिन आपकी कहानी है, क्वेश्चन को ऐसे बनाया गया है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ना, या नैतिक विकास का सिद्धांत किसको दर्शाता है? आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, और तो आज्ञा पालन तो दर्शाएगा नहीं भाई, आज्ञा क्यों दे? आज्ञा थोड़ी ना दे रही है, ये आज्ञा पालन नहीं, आज्ञा का कोई मतलब नहीं है। अच्छा होना परंपरागत, अच्छा होना नहीं, यहाँ पर अच्छा होना कोई बात नहीं हुआ क्योंकि अच्छा होने का कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि वह बोल रही है कि तान्या जो है तुम लंच बॉक्स शेयर करो, क्योंकि नूर ऐसा बोल रही है तुम शेयर करो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया था। तो एक तरीके से आदान प्रदान और परंपरागत तो यही कहता है ना, परंपरागत तो यही कहता है कि भाई साहब हमें करना चाहिए, जब हमारे साथ कोई अच्छा काम किया है तो आपके साथ भी अच्छा काम मुझे करना चाहिए। तो परंपरागत तो यही कहता है, तो परंपरागत सही है, लेकिन आदान प्रदान होगा। क्यों? क्योंकि कल आपके साथ मैंने साझा किया था, तुम भी आज मेरे साथ शेयर करो, जिसे बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल स्टेज, या बोल सकते हैं हम सभी कन्वेंशनल स्टेज। बात करें डी ऑप्शन में लिखा है कानून व्यवस्था पश्च परंपरागत, तो पश्च परंपरागत होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर गलत है। अगर कानून व्यवस्था यहाँ कोई मतलब नहीं, कानून से कोई लेना देना है नहीं। तो समझ तो आप गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? कौन सी एक अवस्था है? देखिएगा, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लिखा। अच्छा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे के अनुसार दिया गया है। जीन पियाजे ने दिया है, और जीन पियाजे ने दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात तो गलत है। आपका ए ऑप्शन होगा गलत। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, तो उद्योग बनाम अधीनता अवस्था आपको पता होगा कि एरिक इरिक्सन ने दिया है, एरिक इरिक्सन ने, और एरिक इरिक्सन का सिद्धांत आपको अच्छे से पता होगा, मनोसामाजिक सिद्धांत कहलाता है, यह भी गलत है। प्रसुप्ति अवस्था की बात करें तो सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे, और सिगमंड फ्रायड भी ऐसा मानते थे, तो आपका यह भी गलत है। सामाजिक अनुबंध अवस्था एकदम सही है। सामाजिक अनुबंध आपका कौन सा है? ये तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला। तो तीसरे का पहला का मतलब है जिसे हम बोलते हैं पश्च परंपरागत अवस्था, और जो पश्च परंपरागत अवस्था का पहला उपस्तर है। ये आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन संख्या डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न लिए, प्रश्न संख्या थर्ड नंबर। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस अवस्था को दर्शाता है? कह रहा उत्तर परंपरागत स्तर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रथागत पूर्व या प्रथागत। तो कह रहा है दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं तो ही मुझे कार्य करना चाहिए। दूसरे मुझे स्वीकृति देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम समाज को देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक समाज को, परंपरागत को फॉलो कर रहे हैं, एक परंपरागत चीजों को फॉलो करने की कोशिश में लगे हैं, और ऐसा आपका कह रहा है तो इसका मतलब उत्तर प्रथागत तो होगा नहीं। तो उत्तर प्रथागत क्या कहता है कि परंपरागत को हम फॉलो नहीं करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, गलत हो जाएगा। या अमूर्त संक्रियात्मक होगा नहीं क्योंकि जीन पियाजे का यहाँ मामला है, गलत है। तो प्रथा पूर्व नहीं है, प्रथागत होगा। क्या होगा? प्रथागत होगा, क्योंकि हम प्रथा को दिखा रहे हैं। क्योंकि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे क्या देते हैं? दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो किसको दर्शा रहा है? या प्रथागत को दर्शा रहा है, जिसे बोलते हैं परंपरागत अवस्था बोला जाता है, जिसे हम नैतिक स्तर बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं रूढ़िगत स्तर बोला जाता है। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने फोर्थ नंबर है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार करा नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। करा कि समाज को नहीं देखना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है। यहाँ पर करा कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना, तो कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना मतलब
उत्तर परंपरागत में गया है। उत्तर परंपरागत में दो तरीके से निर्णय लेगा। एक तो लेगा कि समाज में रहते हुए समाज की बातों को ध्यान में रखते हुए हम निर्णय लेंगे, वह समाज से ऊपर में उठकर निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक उसमें से और होता है जो दुनिया जाए भाड़ में लेंगे हम अपने हिसाब से, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हम सही जानते हैं वही करेंगे। तो ऐसा करा कि कोई व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना, इसका मतलब परवाह किए बिना तीसरी अवस्था में गया, बिना किसी कार्य को आत्मानुभूति करा, किसी कार्य को आत्मानुभूति और स्वयं निर्धारित सिद्धांतों पर उचित ठहराता है। तो स्वयं उचित ठहराएगा तो सामाजिक अनुबंधन बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समाज को फॉलो करेंगे। भाई हम समाज से ऊपर उठ के काम करेंगे लेकिन समाज को फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इस वजह से हो रहा है क्योंकि अपने हिसाब से हम निर्णय ले रहे हैं, हम समाज को नहीं दिख रहे, एक भी पैसे का समाज का फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो हमको सही लग रहा है उसी को मान रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात करें, सामाजिक व्यवस्था कानून व्यवस्था को बोला जाता है। तो कानून व्यवस्था दूसरे का दूसरा, जिसमें परंपरागत को फॉलो किया जाता है, तो परंपरागत कानून फॉलो हुआ नहीं है। यहाँ पर यांत्रिक उद्देश्य की बात करें तो यांत्रिक उद्देश्य आपको पता होगा कि पूर्व परंपरागत कराता है, तो पूर्व परंपरागत का कोई मतलब यहाँ है ही नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का जो बी ऑप्शन बनेगा 5th नंबर के लिए, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिन्यास दर्शाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था गुड बॉय गुड गर्ल, आपको बताया ही था पूर्व परंपरागत स्तर पर कभी ना बनेगा। पूर्व परंपरागत को बताया था मैं भाई 3 से 10 साल, तो इसमें तो इस आधार पर बच्चा निर्णय लेता नहीं है। पारंपरिक स्तर एकदम सही है। स्वतंत्र नैतिकता स्तर गलत है, इसका कोई रोल ही नहीं है। सहयोगी रूपी नैतिकता यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन संख्या बी, किसे बोलते हैं परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर पर बच्चा दो तरीके से निर्णय लेता है, गुड बॉय गुड गर्ल। एक तो लेता है कानून व्यवस्था के आधार पर, तो गुड बॉय गुड गर्ल तो यही तो दर्शाएगा पारंपरिक स्तर। ऑप्शन संख्या 5वें का बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिएगा प्रश्न संख्या 6 नंबर। क्वेश्चन अच्छा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट को सिखाया तो आपको उतना समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाया गया है। लॉरेंस कोलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। कहा कि लॉरेंस कोलबर्ग जो थे नैतिक विकास सिद्धांत जिन्होंने दिया था, उनके विषय में क्या जो है सही है। अरे वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, तो पियाजे के सिद्धांत का कोई यहाँ रोल है ही नहीं, तो इसका मतलब है गलत है। करे विकल्प कौन सा सही है। और वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेटे हैं। तो हम जानते हैं 6 स्तरों में सही है, लेकिन 2 चरणों में नहीं समेटे हैं। 2 चरण में नहीं समेटे, 3 चरण में समेटा। कितने चरण में? 3 चरण में समेटा है। इसका मतलब यह भी बात बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में लिखा उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था। ठीक है, तो यह भी बात सही है। उनका मानना था संज्ञान विकास में लड़के और लड़कियों की नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता। अच्छा, भिन्न भिन्न अगर उनको लगता तो फिर उनका विरोध क्यों होता। इसलिए जो मानना होगा ऑप्शन संख्या बी होगा। दुविधा की कहानी, हिंज की दुविधा की कहानी पर उन्होंने काल्पनिक स्थिति देकर के शोध किया था। यही बात सही है लॉरेंस कोलबर्ग के हिसाब से। कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा, तो ऑप्शन संख्या 6 का सी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन इस वजह से नहीं बनेगा क्योंकि भिन्न भिन्न अगर हो जाता ना, तो इनका तो इसी वजह से विरोध हुआ था कि उनका मानना था कि भाई सब निर्णय एक ही तरीके से लेते हैं। लेकिन कैलोन गिनगन ने कहा कि सभी निर्णय एक तरीके से नहीं लेते हैं, लड़के अलग तरीके से सोचते हैं, लड़की अलग तरीके से सोचती हैं। इसलिए अगर ऐसा सोचा होता विरोध क्यों होता। लेकिन 6 का जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। 7 नंबर को ध्यान दीजिएगा। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक विकास के लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसको सही वर्णित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसको दिखाता है। सार्वभौमिक वाला तो यही होगा ना, तीसरे का तीसरा और तीसरे की दूसरे की बात करें तो तीसरे स्टेज का दूसरा उपस्तर की बात करेंगे। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति कब होगा। यांत्रिक सापेक्षता में होगा कि मतलब आप मेरे लिए तो हम आपके लिए होंगे। तो इसमें से 7 का ए ऑप्शन तो नहीं बनेगा। 7 का ए ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन में कहा मित्रों और संबंधियों को स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना। अच्छा, मित्रों और संबंधियों को स्नेह और स्वीकृति बनाए रहेंगे तो गुड गर्ल हो जाएगा, यह भी गलत है। कह रहा कि अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत को संपूर्ण मानवता के लिए मान्य होना एकदम सही है। तो आपका ऑप्शन संख्या सी बनेगा। स्वयं के लिए कानून और नियमों को उचित ठहराना। तो ये दूसरे का दूसरा है, तो दूसरे का दूसरा हमसे नहीं बोल रहा, तीसरे के दूसरे की बात हो रही है। क्योंकि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण जिसमें सही होगा वह तीसरे का दूसरा है। तो तीसरा स्तर कौन सा, उत्तर रूढ़िगत अवस्था बोला जाता है, उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत अवस्था बोला जाता है।
उसी से मैच करता हुआ ऑप्शन क्या सी बनेगा। ए ऑप्शन बनेगा नहीं, बी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्नेह की अगर बात होगी, स्वीकृति बनाएंगे तो परंपरागत को फॉलो करेंगे, और परंपरागत फॉलो करेंगे तो यहाँ पर परंपरागत थोड़ी पूछी जा रही है, यहाँ पर उत्तर परंपरागत पूछा जा रहा है, इसलिए 7 का सी ऑप्शन बनेगा। समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या अगर बात करें 8 नंबर, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक टकराव के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं, किस चरण पर मान लेते हैं ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की निजी कर्तव्य है कि वो उसका पालन करे। प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है उसका पालन करे और एक ही समान होना चाहिए। तो इसका मतलब है आपको बताया गया था कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था किसको बोला जाता है? कानून व्यवस्था दूसरे के दूसरे को बोला जाता है। जो दूसरे का मतलब क्या है? दूसरे का दूसरा है कि परंपरागत अवस्था का दूसरा उपस्तर है। अच्छा, परंपरागत अवस्था जिसे बोलते हैं एक तरीके से जो रूढ़िवादी परंपरा पर चली आ रही बातें हैं उस पर आधारित होकर दो तरीके से बच्चा निर्णय लेता है। एक तो लेता है गुड बॉय गुड गर्ल, और एक तो कानून व्यवस्था हमेशा से अपने आप को अच्छा दिखाएगा। तो यही पे तो लिखा है एक समान होना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति, निजी कर्तव्य सबका है कि वे सभी तरीके से पालन करें। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर गलत है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का इस वजह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लड़का लड़की अच्छी नहीं दिखा रहा है। दंड और आज्ञा बनेगा क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर बच्चा निर्णय लेता नहीं, दूसरे के आधार पर ले लेता है, यहाँ तो खुद के आधार पर कर रहा है। यांत्रिक प्रयोजन गलत है और सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिन्यास। ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 8 का डी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन को सीख रहे होंगे ना, ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर, कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक विकास का निर्णय किस आधार पर होता है? 7-8 वर्षीय का रहा है, तो 7-8 वर्षीय का मतलब है 7-8 वर्ष का रहा है, तो 7-8 वर्ष का मतलब है बच्चा पहले तो अवस्था में ना, पहला अवस्था क्या बोला जाता है? पूर्व परंपरागत बोला जाता है। पूर्व परंपरागत बोला जाता है। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में भैया वह मैंने आपको बताया है 3 से 10 वर्ष है, तो 3 से 10 वर्ष के अंदर तो ही आ रहा है ना 7 से 8 वर्ष। तो इसका मतलब किस आधार पर लेगा? सामाजिक व्यवस्था के आधार पर नहीं लेगा। सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, सामाजिक अनुबंध के आधार पर नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ ये परंपरागत आधार सामाजिक व्यवस्था क्या है? ये परंपरागत की बात हो रही है, परंपरागत की बात हो रही है, और इसमें सामाजिक अनुबंध की बात जब होगा तो समाज से ऊपर उठा जाएगा, परंपरा से परंपरा से ऊपर उठा जाएगा यहाँ पर। तो यह भी नहीं बनेगा। दंड और आज्ञा के आधार पर एकदम सही है। दंड और आज्ञा के आधार पर बच्चा निर्णय लेगा, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा है तो सार्वभौमिक के आधार पर लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर परंपरा के ऊपर उठ के काम किया जाता है। तो राइट ऑप्शन सीधा सा बन जाएगा प्रश्न संख्या 9 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिएगा। करेक्ट प्रश्न संख्या 10 है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। गोल्डन रूल की बात कर रहा था मैंने, सुनारी अवस्था मैंने बताया था, सुनारी नियम अवस्था ऐसा बताया था, सुनारी नियम अवस्था मैंने बताया था। और सुनारी नियम अवस्था को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया गुड बॉय गुड गर्ल बोला था कि नहीं? गुड बॉय एंड गुड गर्ल बोला था, गुड गर्ल बोला था ना, एकदम बोला था। और इसे अब देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था विन्यास की बात करेंगे तो यह बोला जाता है दूसरे का दूसरा, और दूसरे का दूसरे से मैच थोड़ी होगा। यहाँ तो है गोल्डन रूल दूसरे का पहला ना, दूसरे का पहले का मतलब गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल दूसरे का पहला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा परंपरागत स्तर का पहला स्तर है, उपस्तर है। वहीं पर सामाजिक व्यवस्था क्या है? या परंपरागत स्तर का दूसरा है, जिसे हम बोलते हैं दूसरे का दूसरा। सामाजिक अनुबंध की बात किया जाए, सामाजिक अनुबंध, तो सामाजिक अनुबंध या तीसरे का पहला बन जाएगा। सामाजिक अनुबंध का है तीसरे का पहला। तीसरे का पहले का मतलब है कि परंपरागत अवस्था का पश्च परंपरागत अवस्था की अवस्था का पहला उपस्तर है। अच्छा, सार्वभौमिकता नहीं बनेगा, क्योंकि यह भी तीसरे का क्या है? तीसरे का दूसरा है, जिसे हम बोलते हैं तीसरे का दूसरे का मतलब है जो पूर्व पश्च परंपरागत अवस्था है उसी का दूसरा उपस्तर है। यह भी नहीं बनेगा। गुड बॉय गुड गर्ल एकदम सही है। गोल्डन रूल को गुड बॉय गुड गर्ल बोलते हैं? नहीं बोलते, एकदम बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट है। तो 10 का सीधा सा डी ऑप्शन बनेगा। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? करें कि पारंपरिक स्तर एकदम सही है, अपारंपरिक स्तर एकदम नहीं है, यही आपका नहीं है, क्योंकि अपारंपरिक स्तर उन्होंने दिया ही नहीं था। उत्तर पारंपरिक स्तर एकदम सही है, पूर्व पारंपरिक स्तर सही है। तो इसका एज उन्होंने रखा था 3 से 10 वर्ष। 3 से कितना? 3 से 10 वर्ष लिख दीजिएगा। 3
3 से 10 वर्ष इसको रख दिया था। इसको क्या रखा था, इसको रखा था 13 से 16 वर्ष, 13 से 16 वर्ष। इसको क्या रखा था, इसको रखा था भाई साहब 10 से 13 वर्ष। तो या तो एस या बी ऑप्शन बनेगा नहीं, ठीक है। तो बी ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि आपसे पूछ रहा कौन सा शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा, प्रश्न संख्या आगे 12 नंबर। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की एक आलोचना, मुख्य आलोचना है कि क्या है, उनके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष जो है, नारी परिपेक्ष गौड़ है। तो एकदम सही है, बात सही एकदम भाई। उसमें पियाजे के सिद्धांत का विकास को संदर्भ नहीं किया, तो पियाजे का लेना देना था ही नहीं। उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रक्रिया नहीं सुझाई है, तो विशिष्ट प्रक्रिया सुझाई नहीं, इसका आलोचना नहीं होता, ये गलत है। उन्होंने बच्चों की कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया है, तो यह भी बात तो गलत है। तो यह जो आपका मुख्य आलोचना है, उनकी मुख्य आलोचना जो हुई थी कि उन्होंने नारी को क्या माना था, और जो महिलाएं थी उनको सेकेंडरी मान लिया था, और सेकेंडरी माना था, इसीलिए आलोचना हो रही थी। लोग कहते थे कि नारी को जो है या महिलाओं को सेकेंडरी माने अपने सिद्धांत में, और उनका मानना था कि दोनों आधार, पुरुष और महिला दोनों एक ही आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, जो आलोचना करता थे, वह मानते थे कि नारी अलग तरीके से निर्णय लेती हैं और पुरुष अलग तरीके से निर्णय लेते हैं, इसलिए आलोचना होती है। 12 का ए ऑप्शन। आगे चलिएगा 13 नंबर। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की चरण है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का मतलब क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का मतलब है कि दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरे का मतलब है कि परंपरागत स्तर का दूसरा नंबर, परंपरागत स्तर का जो है अवस्था का दूसरा उपस्तर की बात हो रहा है। कह रहा कि कौन सा होगा, पारस्परिकता की समझ या अधिकार का डर या सजा से बचना। सजा से बचना हो जाएगा पहले का पहला, जिसे बोलते हैं दंड और आज्ञा। पर पारस्परिकता होगा नहीं, दूसरे का स्नेह और अनुमोदन, दूसरे का स्नेह अनुमोदन क्या होगा, दूसरे का पहला होगा। गुड बॉय गुड गर्ल दिखा रहा है, या भी गलत है, या भी गलत है और या भी गलत है। तो कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है, और ऐसा ही मानता है किसी भी हालत में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसा तो ही मानता था ना। देख लीजिए क्वेश्चन अच्छा, प्रश्न संख्या 13 नंबर, आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 14 नंबर। कह कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की अपेक्षा करते हैं, उसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों को डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कहा कि जो बच्चा निर्णय लेता है वह किसके आधार पर लेता है, डर के आधार पर। और डर के आधार पर कब होगा, पहले में होगा, पहले में अच्छा होगा। पहले में किसे क्या बोलते हैं, उसके पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा दो तरीके से निर्णय लेता है, एक दंड और आज्ञा के आधार पर, एक तो लेता है यांत्रिक सापेक्षता के आधार पर। तो सजा आज्ञाकारिता होगा कि नहीं होगा, एकदम बन जाएगा। गुड बॉय गुड गर्ल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल का मामला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा कि आपका नकारात्मक परिणामों को डर और ध्यान पर केंद्रित करता है, तो डर के आधार पर बच्चा निर्णय लेता है। और इसलिए कहा कि आपका बी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर डरने की कोई मामला नहीं है, अच्छा दिखाने की कोशिश होता है। कानून व्यवस्था में क्या होता है, कानून किसी भी हालत में नहीं बिगड़ना चाहिए, गलत है। सामाजिक अनुबंधन का मामला होता है कि भाई साहब समाज में रहिए भी और समाज से ऊपर उठ के काम कीजिए, आपको कहानी अभी बताई गई थी। तो इसलिए 14 नंबर का जो बनेगा ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए बनेगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, या बोल सकते हैं आपका राइट ऑप्शन 14 का ए ऑप्शन बनेगा। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 नंबर। कैलोगोल गिल्गन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए, समालोचना का मतलब आलोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार कैसा है और स्त्रियों की नैतिकता का आधार कैसा है। क्या न्याय देखभाल है या देखभाल न्याय है, भलाई त्याग है या त्याग भलाई है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ढूंढना है, किसका आधार ढूंढना है, पहले तो आपको ढूंढना पुरुषों का आधार, फिर महिलाओं का आधार सोचना है, फिर आपको महिलाओं का आधार। सबसे पहले पुरुषों के आधार अगर हम बात करेंगे तो पुरुषों का आधार कैसे होता है, न्याय होता है। महिलाओं का आधार कैसे होता है, देखभाल होता है। तो हम देखेंगे पहले न्याय किस में है, फिर देखभाल किस में है। तो न्याय देखभाल ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इसलिए राइट है। देखभाल क्यों और न्याय क्यों नहीं, क्योंकि उल्टा लिखा गया इसलिए गलत है। भलाई त्याग होगा ही नहीं और त्याग भलाई का कोई मामला ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन जस्टिस एंड केयर। तो पुरुषों का जो मामला होता है किसके, कैलोगोल गिल्गन के अनुसार निर्णय लेने का तरीका, वह कहते हैं कि पुरुषों का निर्णय लेने का तरीका न्याय के आधार पर और महिलाओं का जो निर्णय लेने का आधार देखभाल के आधार पर। और इसीलिए कैलोगोल गिल्गन ने जो है कोलबर्ग का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट हम चलेंगे 16 नंबर। एक किशोर, कहा कि एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी भी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है
या प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? सामाजिक व्यवस्था अनुच्छेद, सामाजिक व्यवस्था अनुच्छेद कहता है कि समाज में रहते हुए समाज से ऊपर काम करेंगे। तो इसमें करा कि सब कुछ करा कि यहाँ पे देखिए मूल्य को किसी मूल्य से, अपने वाइफ से बचाने से अधिक मूल्य देता है अपने किसी अन्य मूल्य को। तो अन्य मूल्य को तभी इंपॉर्टेंस देगा जब वह बच्चा रहेगा सार्वभौमिकता में, जब वह सार्वभौमिकता के आधार पर निर्णय लेगा। तो इसलिए सामाजिक अनुबंध होगा नहीं। सामाजिक अनुबंध की मामला यह होगा, सामाजिक व्यवस्था तब होता है जब कानून व्यवस्था को किसी हालत में नहीं बिगड़ने देंगे। कानून व्यवस्था किसी भी हालत में नहीं बिगड़ने, यह तो गलत होगा। सामाजिक अनुबंध कहता है कि भाई साहब हम किसके आधार पर लेंगे, वह समाज में रहते हुए समाज पे उठ के काम करने की कोशिश करेंगे, गलत है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इसमें गुड बॉय गुड गर्ल दिखाने की कोशिश होगा, गलत है। डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि वह अपने मूल्य को किसी अधिक मूल्य देता है, मतलब वाइफ को बचाने से अधिक मूल्य किसी अन्य मूल्य को देता है वह, क्योंकि अपना स्वभाव का जिद्दी है, वह अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। जो हम सही सोचते हैं वही सही है, इसलिए 16 नंबर का डी ऑप्शन है। आगे 17 नंबर को ध्यान दीजिएगा, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक व स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं? तो स्व विवेक और सही कार्रवाई विवेक और चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर लेता है। तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा सा बनेगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। क्योंकि देखिएगा कि सही कार्रवाई विवेक, मतलब सही कार्रवाई जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही सत्य है, ऐसी बात हो रही ना, जो हम सोचते हैं वही सत्य है और इसके आधार पर स्व विवेक पर चुने हुए निर्णय लेते हैं, तो सार्वभौमिकता नैतिक सिद्धांत बनेगा। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कानून व्यवस्था को फॉलो किया जाए, कहीं कानून है लिखा गया, कुछ नहीं है। सामाजिक अनुबंधन तब होता है जब हम समाज में रहते हुए समाज से ऊपर उठ के काम करते हैं, गलत है। तो अच्छा लड़की अच्छी लड़का तब होता है जब हम किसी भी हालत में अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। तो कहीं अच्छा दिखाने की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर होगा सही कार्रवाई विवेक व स्व चुने हुए, मतलब हम अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, दुनिया जाए भाड़ में। तो मैंने आपको यही तो बताया है, जब आदमी अपने आप को अच्छा जानता है, जो हम निर्णय लेंगे वैसे ही है। तो 17 का सीधा सा डी ऑप्शन बनेगा और इसलिए आपका यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 18 नंबर को ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें बन सकता है, आपको सही सुमिलित युग्म ढूंढना है। कौन सा सही सुमिलित है, यहाँ पर देखिए सामाजिक अनुबंध अभिन्यास लिखा है ना, सामाजिक अनुबंध लिखा है, इसका मतलब है तीसरे का पहला है। तीसरे का पहला का मतलब पश्च परंपरागत का स्तर का पहला उपस्तर है। अच्छा, कानूनों को लिखा है, कानूनों नियमों को लचीलापन, कानूनों नियमों का लचीलापन एकदम सही है। तो मतलब हम समाज में रहते हुए समाज लचीलापन कर सकते हैं, कानून में लचीलापन किया जा सकता है, एकदम बात तीसरे का ये ऑप्शन बनेगा। गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, गुड बॉय गुड है तो गुड गर्ल है तो दूसरे का पहला है, ठीक है। परंपरागत तो स्तर को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर अधिकार के डर और सजा की बात हो रही है, तो सजा और डर की बात जब होगा तो पहले का पहला बन जाएगा, इससे पूर्व परंपरागत स्तर में गिनती हो जाएगी, इसका मतलब बी ऑप्शन है नहीं। कानून और व्यवस्था अभिन्यास, कानून व्यवस्था अभिन्यास कब होता है, कानून व्यवस्था अभिन्यास तब होता है जब दूसरे में दूसरा बच्चा रहता है, दूसरे में दूसरा में रहेगा। और एहसानों और समान आदान प्रदान, तो समान आदान प्रदान का यहाँ तो मामला है ही नहीं, कानून व्यवस्था को फॉलो किया जा रहा है, गलत है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का मतलब क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने दूसरे का दूसरा है और दूसरे का दूसरा दूसरे से कैसे मैच करेगा। यहाँ पर तो लिखा है कि आप बनाए रखना विवेक व स्व चुनी हुई नैतिकता है, तो विवेक और स्व चुनी हुई नैतिकता के आधार पर तो नहीं लेता, इसमें लेगा, इसमें कानून व्यवस्था के आधार पर लेगा, या स्व चुने हुए आधार बन रहा है, तो गलत है। ऑप्शन संख्या सीधा सा ए ऑप्शन बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या 18 का ए ऑप्शन। समझ गए होंगे आप सभी, बहुत अच्छा प्रश्न था और इस प्रकार के प्रश्न आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं, कैसे मैच करने के लिए, क्योंकि आपका जूनियर का क्वेश्चन है, पेपर में आया वो क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। 19 नंबर है, अमृत तर्क देता है, कोई नाम का अमृत नाम का बच्चा है, अब तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं, कानूनों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यदि वे समाज की क्या हो, समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। तो समाज को हम कानून को बदल सकते हैं अगर समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए हमको क्या कर रहे हैं, या इस कानून को लचीलापन कर रहे हैं, कानून में लचीलापन करेंगे नहीं, कानून में लचीलापन करना, इसका मतलब क्या होगा, लचीलापन करना, लचीलापन करना, इसका मतलब क्या होगा, लचीलापन करना, इसका मतलब होगा तीसरे के पहले में गया कि नहीं गया, एकदम गया, जिसे हम बोलते हैं सामाजिक अनुबंध, जिसे बोलते हैं सामाजिक अनुबंध बोला जाता है, सामाजिक अनुबंध में गया कि नहीं गया, एकदम गया भाई। तो इसलिए आपका लेकिन या आपसी सहमति और लोकतांत्रिक
प्रक्रियाओं के माध्यम से सही किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक विकास की किस अवस्था में आता है? तो सामाजिक व्यवस्था नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर कानून को फॉलो किया जाता है। तो कानून यहाँ पर फॉलो नहीं करना, यहाँ पर कर लचीला हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सामाजिक अनुबंध एकदम सही, बी ऑप्शन। सार्वभौमिकता तब होता जब अपने आप को अच्छा दिखाता। अपने आप को क्या दिखाता? अपने आप को बेहतरीन दिखाता कि भाई हम अपने विवेक के आधार पर हम निर्णय लेंगे तो होता। लेकिन गुड बॉय गुड गर्ल तब होता जब अपने आप को समाज के अनुरूप दिखाते कि भाई अपने आप को हमारा प्रशंसा किया जाए। यहाँ कोई प्रशंसा की बात नहीं हो रहा है, यहाँ स्व विवेक के आधार पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर सामाजिक कानून व्यवस्था के आधार पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर कार्य लचीला बनाया जा सकता है अगर समाज के लिए वह हितकारी है। तो समाज के लिए हितकारी तब होगा, बनाया जा सकता है जब आपका सामाजिक अनुबंध है, मतलब वह तीसरे के पहले में रहेगा। नेक्स्ट आगे चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर व सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? तो व्यक्तिगत अधिकारों पर कर रहा है निर्णय, व्यक्तिगत आधारों पर सर्वोपरि अच्छाई और परिणाम को दर्शाता है। तो सर्वोपरि तब होगा भैया, निर्णय तब होगा सर्वोपरि जब अपने आप को काबिल बनेगा। अपने आप को काबिल बनने का मतलब तीसरे का दूसरा होगा, तीसरे का दूसरा और तीसरे का दूसरा तभी होगा जब बच्चा पश्च परंपरागत स्तर में जाएगा। देख लीजिए, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर दर्शाता है। इसका मतलब अपने आप को हेड बनता है। अच्छा, हेड तब बनेगा जब बच्चा तीसरे के दूसरे में जाएगा। तो आज्ञा पालन दंड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दंड और आज्ञा के आधार पर बच्चा निर्णय लेता है। तो कहीं दंड और आज्ञा दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। गुड बॉय गुड गर्ल तब होता जब अपने आप को अच्छा दिखाता, तो अच्छा दिखाई नहीं रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि दुनिया जाए भाड़ में, हमसे कोई मतलब नहीं, अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। या परंपरागत पश्च परंपरागत आधार पर दिखा रहा है। आधिकारिक और सामाजिक क्रम को बनाए रखना। अच्छा, आधिकारिक और सामाजिक क्रम को बनाए रखना, इसका मतलब दूसरे का दूसरा था। तो कानून व्यवस्था किसी भी हालत में बिगड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तो कह रहा है कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, बिगड़ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत बन जाएगा। सार्वभौमिक जो नैतिक सिद्धांत अभिन्यास बनेगा, ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। आप लोग समझ रहे होंगे ना। इस प्रकार से अगर हम बात करें, आप सभी के सामने 20 प्रश्न थे और हम सभी ने थ्योरी के पार्ट को समझने की कोशिश किया। देख लीजिए, आपका जो सिद्धांत था उसको हमने समझा है, साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी बात किया है। इसको आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। सिद्धांत और क्वेश्चन, इसका वैरायटी का मतलब अगर जब हम बात करेंगे सिद्धांत को पहले पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी इसी प्रकार से कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। पहले देखिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपके पास क्या है, टाइम है। जुलाई में पेपर है, 7 जुलाई को। तो अभी हमारे ख्याल से मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई 3-4 महीने हैं। तो 2-3 महीने है ना। अभी मई है, जून है और अप्रैल मई जून 3 महीने तो पूरा एकदम है। इसके बाद आपको इधर लगभग आपको 1.5 महीने इधर है, तो 15 दिन इधर है। तो लगभग आपको बात किया जाए तो लगभग 3.5 महीने अभी आपके पास है। तो 3.5 मंथ में आप कई बार रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। और अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपको कॉन्सेप्ट को पहले मेंटेन करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, फिर आपको क्वेश्चन उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करना है, फिर आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करना है, मतलब पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो आप जरूर जुड़ें और जैसा भी सेशन लगा हो जरूर आप सभी एक बार शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी अच्छे से पढ़िए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आप सभी एकदम खुश और हंसते हुए रहिए, पढ़ते हुए। थैंक यू क्लास।